तो एक साउथ इंडियन लेडी थे, तो उन्होंने इस नाम को बनाया, लिखा सर्व ऋतु सेवा फाउंडेशन, दैट मीन्स सर्विसेज 365 डेज। लेकिन मेरे माइंड में ये थॉट था कि फाउंडेशंस का काम सिर्फ लोगों को फ्री में बांटना नहीं होना चाहिए, हमें उनको कैपेबल बनाना चाहिए कि हम खुद कैपेबल बन सकते हैं मनी को अर्न करने के लिए, रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए, और अपने आइडिया शेयर करेंगे। हमारे स्टेट के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जोड़ माजरा जी, उन्हीं का ये आइडिया था, प्लानिंग थी, उनकी सपोर्ट से हमने ये प्रोग्राम प्लान किया है जो 17th ऑफ दिस मंथ सितंबर में हायत में होने जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा मैसेज और हम अपने मेडिकल पिलर को स्ट्रॉन्ग कर सकें, उसके ऊपर हम इस पे वर्क कर रहे हैं। बिकॉज आप सब लोग इतने हाईली एजुकेटेड हो, इतने पढ़े लिखे हो कि अगर मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा, आप ऑलरेडी बहुत भरे हुए हो, अगर मैं कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा तो वो फ्लो में बाहर निकल जाएगा। अगर आप मुझसे कुछ सुनना चाहते हो, सीखना चाहते हो, प्लीज़ अपनी थोड़ी थोड़ी बॉटल्स खाली कर लो, ताकि मैं एक ढक्कन तो ऐड कर सकूँ। तो कड़ा का मतलब था कि जब भी आप युद्ध में गिरोगे तो कड़ा क्या करता है, बार बार आप नीचे करते हैं तो इसको आप उठा के ऊपर करते हैं। सो गुरुजी ने कहा कि जब भी आप युद्ध में गिरोगे, इस कड़े से मोटिवेशन लेनी है कि कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट करने नहीं आ रहा, आपको खुद, अगर आप गिर रहे हो तो खुद ही उठना है। Welcome to Baleboli Magazine's office, and you are in conversation with Sakshi. You did BBA from PTU, then MBA की, then 25 साल की उम्र में आपने PhD भी कर ली। तो इतना जल्दी जल्दी ये सब कैसे हुआ? बचपन से ही एजुकेशन के लिए जब अपने सीनियर्स को देखते थे तो एक था कि PhD वर्ड सुना था, तो मेरे ख्याल से सब लोगों को लगता है कि PhD जो है फिलॉसफी की डिग्री है, बट स्पिरिचुअल लाइफ बचपन से देखी है। तो मैंने सुना था कि PhD की फुल फॉर्म जो मेरे सब्जेक्ट में आती वो है प्योर हार्टेड डिवोटी। तो उस PhD के लिए शुरू से ही इच्छा थी और इसलिए थोड़ा जल्दी करने की इच्छा थी, तो वो शायद इसलिए जल्दी कंप्लीट हो गई। एंड एज पर द एज रिसर्च वर्क भी टाइम पे कंप्लीट हो गया, एंड एजुकेशन सेक्टर में बचपन में था, तो एज सच जल्दी कंप्लीट हो गया मैम। और आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी? हमेशा से ही एम्बिशियस, कोई रोल मॉडल था आपका? यस, माय पेरेंट्स एंड माय गुरु, जिनको शुरू से ही मैं गुरुकुल में भी पढ़ा हूँ, वेदास भी सीखे हैं, तो वहाँ पे हमें बचपन से ही ट्रेनिंग इस वजह से दी जाती है कि भारत भाग्य विधाता। हम बचपन में जनगण मन जब गाते हैं तो ये लाइन पढ़ते हैं कि आपको इंडिया बहुत कुछ दे सकता है। तो जब इन चीज़ों के साथ हम जुड़े, एंड देन कॉलेज की लाइफ तो ऑफकोर्स सबके लिए बड़ी अच्छी रहती है, सब उसमें न्यू न्यू आइडियाज़, इनोवेशंस, बड़ा कुछ करते हैं, फ्रेंड सर्कल रहता है, सब कुछ है। बट मेरी लाइफ थोड़ी शायद डिफरेंट थी, सब्जेक्ट्स भी कुछ ऐसे चूज़ किए जो बाकियों से थोड़े डिफरेंट थे, एंड BBA भी, एंड देन MBA में भी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट में मैंने MBA किया। आई थिंक हम 2 ही स्टूडेंट्स थे उस स्पेशलाइजेशन में, बट बहुत अच्छी लाइफ थी। पुणे में कंप्लीट की, बड़ा एक्सपोजर मिला, और मेरी क्लास में ऑलमोस्ट 25 स्टेट्स के स्टूडेंट्स थे, तो काफ़ी लैंग्वेजेस सीखने का भी मौका मिला। सो इट वॉज नाइस लाइफ, बहुत अच्छा लाइफ, बहुत लर्निंग थी मेरे लिए, अपने फ्रेंड्स से भी, टीचर्स से भी। Dr. Sajan, you are the founder of Sarv Ritu Seva Foundation that serves people 365 days. आप हमें बताएं इसके पीछे का आइडिया कैसे आया आपको और इसका नाम कैसे रखा गया? मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि बहुत साल से मैं बहुत सारी फाउंडेशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, NGOs में, सोसाइटीज़ में वर्क कर रहा था। तो सब के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका सबका अलग मिशन है, विजन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन एक टाइम आया जब मैंने खुद भी प्लान किया कि एक हमारी अपनी फाउंडेशन होनी चाहिए। तो काफ़ी फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ बात की, तो कुछ नाम समझ नहीं आ रहा था कि नाम क्या रखना है। हमें था कि कुछ संस्कृत नेम होना चाहिए, लेकिन साथ में वो समहाउ इंग्लिश में भी बड़ा अच्छा मीनिंग है, और सर्विसेज जो है वो ऐसी होनी चाहिए, उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो एक साउथ इंडियन लेडी थे, तो उन्होंने इस नाम को बनाया, लिखा सर्व ऋतु सेवा फाउंडेशन, दैट मीन्स सर्विसेज 365 डेज। सो हमने इसको इस वे से नाम इसका दिया, एंड देन जब उसको लीगली
हमें लेके जाना था तो वो भी हमें अवेलेबिलिटी हो गया. एंड देन समहाउ बस ऐसे बैठे बैठे नाम आया एंड वी रजिस्टर दिस एंड वी स्टार्टेड दिस इन 2019 एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय डॉटर ऑफ CM दैट टाइम एंड हमारे मिस्टर चड्डा उन्होंने इनॉग्रेट किया था इसको यहाँ पे चंडीगढ़ में ही एंड वी स्टार्टेड इन 2019. And what is the main aim of this, main motive of this foundation? So बहुत सारे फाउंडेशंस NGOs को जब मैंने वर्क करते देखा था तो फ्रॉम नॉर्थ टू टिल साउथ महाराष्ट्र वेस्ट हर कॉर्नर में मैंने ये देखा कि लोग फाउंडेशन NGOs को समझते हैं कि हम लोगों को फ्री में कुछ दें. लेकिन मेरे माइंड में ये थॉट था कि फाउंडेशंस का काम सिर्फ लोगों को फ्री में बांटना नहीं होना चाहिए. हमें उनको कैपेबल बनाना चाहिए कि हम खुद कैपेबल बन सकते हैं मनी को अर्न करने के लिए, रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए. तो इसके ऊपर हमने वर्क किया. देन हमने इसमें 3 विंग्स क्रिएट किए अलग अलग, जिसका मेन मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि मेडिकली, एजुकेशन एंड सर्विस, ये 3 विंग एक नेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं. और इन्हीं 3 विंग्स के ऊपर हमने काम किया है और SRSF पैन इंडिया में इसके ऊपर वर्क कर रही है. हमारे कई चैप्टर्स डिफरेंट स्टेट्स में स्टार्ट भी हो चुके हैं. सो मेन मकसद यही था कि लोगों तक सर्विसेज 365 डेज जाएं और एजुकेशन मिले सबको, मेडिकली वो फिट हों. और गवर्नमेंट के साथ हमने हैंडशेक किया कि गवर्नमेंट और ये SRSF मिलके कैसे काम कर सकती है. ये डिफरेंट वे से फाउंडेशन बनी और डिफरेंट वे से आज काम कर रही है. सो किसी को फ्री में खाना नहीं खिलाना सिखाया और सबको कैपेबल किया कि आप भी खुद लोगों को दान कर सकते हो, लोगों को सब कुछ दे सकते हो. ये SRSF का मेन ऑब्जेक्टिव रहा है. हम इन्हीं 3 सर्विसेज पे, विंग्स पे बात करेंगे एक एक करके. सबसे पहले एजुकेशन पे आते हैं. मेरा सवाल है कि आपके हिसाब से जो एजुकेशन आज के इस एरा में कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या रोल प्ले करती है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी? एजुकेशन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पिलर है हर किसी की लाइफ में. सोसाइटी तो एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ सेगमेंट आ जाता है, उसके बाद नेशन. लेकिन जब हम ये सोचते हैं, मैं अपनी लाइफ को लेके चलूँ, शायद उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी एजुकेशन में, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. आज एजुकेशन में वो हर चीज़, न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव लुक्रेटिव टेक्निक्स आ गई हैं जो बचपन से ही एक स्टूडेंट को, इवन 3-4 ईयर्स के बच्चे को इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सिखा रही हैं. आज हमारे बच्चे बहुत कुछ लैंग्वेज सीख रहे हैं, डिफरेंट मेथड से पढ़ाई कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से अगर उनको एजुकेशन सही दे दी जाए और स्कूल एजुकेशन ही सही दे दी जाए तो शायद कॉलेज एजुकेशन की ज़रूरत ही ना पड़े. आज जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 2024 की पॉलिसीज़ को इस वे से बना दिया है कि 8th क्लास के बाद ही हम कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स को ले सकते हैं. अर्लियर हम 12th के बाद इनको ऑप्ट करते थे. आज 8th क्लास के बाद ही हम सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं. और अगर क्वालिटी एजुकेशन आ जाए, मेरे ख्याल से क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ एक और चीज़ आती है, दैट्स एजुकेयर. अगर एजुकेशन के साथ एजुकेयर प्लस ऐड हो जाए, मीन्स की वैल्यूज़, नैतिक वैल्यूज़ एंड ह्यूमन वैल्यूज़ ऐड हो जाए, तो इंसान को इंसान बनाने में एजुकेशन तो इंसान बना देगी, लेकिन वैल्यू जब ऐड हो जाएंगी वो एक ट्रू ह्यूमन बीइंग एंड वैल्यू एडेड ह्यूमन बीइंग बन जाएगा. सो एजुकेशन प्ले अ वेरी विटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी ह्यूमन बीइंग. जी. और आपकी फाउंडेशन का एक सुकन्या प्रोजेक्ट है, क्या उसके बारे में आप बता सकते हैं? यस, ये हमने 2019 में ही सुकन्या ये एजुकेयर में हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था. हमने वो बच्चियों को इसमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की है कि जो ऑलरेडी बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, उन फैमिलीज़ को हमने रिसर्च किया. दिल्ली में हमारे क्रिश्चियन फैमिलीज़ की 3 डॉटर्स हैं, उनको हम पढ़ा रहे हैं अभी. और भी हमारे काफ़ी सुकन्या में बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर. बिकॉज वो जहाँ पे घर में एक बच्ची होती थी तो दूसरी बच्ची के ऊपर कहते थे कि अब इनको नहीं पढ़ाना, एक के ऊपर ही फोकस कर सकते हैं. जनरली हमने वैसी फैमिलीज़ को ढूंढा जहाँ पे 3-4 डॉटर्स थी, तो उस फैमिलीज़ में 2 डॉटर्स को अडॉप्ट किया एंड उनको फ्री एजुकेशन स्कूल्स में हमने टाई अप किया एंड देन वहाँ पे हम उनको पढ़ा रहे हैं. आगे भी हम हमारे बहुत सारे ऐसे साइलेंट डोनर्स हैं जो इस पर वर्क कर रहे हैं, जो एक स्टूडेंट की एजुकेशन हमें मतलब स्पॉन्सर करते हैं और हम मल्टीपल स्कूल्स एजुकेशन के साथ टाई अप करते हैं एंड देन हमारे बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ रही हैं, यहाँ पे सुकन्या प्रोजेक्ट के अंडर. जी. और एक और प्रोग्राम है आपका, द लर्निंग रूट्स.
हमारे पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर मीत हेयर भी आए थे, तो कैन यू टेल अस मोर अबाउट दिस प्रोग्राम? यस, मैं थोड़ा सा पहले अपने विंग के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। हमारा ये एजुकेशन विंग फ्री एजुकेशन ही नहीं, सबको एजुकेशन में सक्षम कैसे बना सकें। बहुत सारे, हमारी एक प्रॉपर्टी का नाम है इसके अंडर लर्निंग रूट्स। तो लर्निंग रूट्स में हमने कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ को ढूंढा है, SRSF इस प्लेटफॉर्म पे भी काम करती है जिनको आज तक किसी ने ऑनर नहीं किया है, आज तक उन लोगों को किसी ने देखा नहीं है कि वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को प्लेटफॉर्म देना, ये SRSF के 3 विंग्स में वर्क किया जाता है। उसमें से वन ऑफ इज एजुकेशन विंग, जिसमें हम लर्निंग रूट्स में ऐसे टीचर्स को, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को, स्कूल को, कॉलेजेस को ऑनर करते हैं टाइम टू टाइम, जो अपने एरिया में बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं और उन्होंने आज स्टूडेंट्स को तराश के पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने बताना चाहूँगा। जब हमने लर्निंग रूट्स का प्रोग्राम एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ किया, ऐसी ऐसी स्टोरीज हमारे सामने आई। डेफ एंड डम्ब स्कूल जो थे, देन हमारे ब्रेल लिपि के जो स्कूल्स थे, जहाँ पे अंध विद्यालय जो होते हैं, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, आज तक उन स्कूल्स को किसी ने ऑनर नहीं किया, तो कोई मोटिवेशन नहीं थी। अगर हम थोड़ी सी भी मोटिवेशन किसी को देते हैं, उनके वर्किंग स्टाइल का लेवल ही बदल जाता है। सो हमने ये एक पहल की थी, एक इनिशिएटिव लिया थ्रू दिस लर्निंग रूट्स प्रोग्राम। बहुत अच्छी टीम SRSF की इस पे वर्क कर रही है, तो जिसमें हमने कई मल्टीपल टीचर्स को, पद्म श्रीज को, मैं बताना चाहूँगा हमारे इस प्रोग्राम पे प्रोफेसर दिनेश, जिन्होंने पूरे इंडिया की एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो पर्सनली विजिट किए और उन्होंने इसमें आके हमारे टीचर्स को विद एजुकेशन मिनिस्टर ऑनर किया। और आज जितने भी इसमें लोग ऑनर हुए हैं थ्रू दिस प्रोग्राम, अपने एरिया में जो नाम तो कमा रहे थे, लेकिन अब उनको पंजाब में भी लोग जानना शुरू हो रहे हैं। सो इस वे से हमारी ये प्रॉपर्टी आज काम कर रही है, द लर्निंग रूट्स। जी, तो एजुकेशन हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लेवर्स ऑफ पंजाब। बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा, जहाँ फेमस शेफ संजीव कपूर जी आए थे, तो टेल अस मोर अबाउट इट। सीरियसली मुझे भी, जब हम ये प्रोग्राम प्लान कर रहे थे फ्लेवर्स ऑफ पंजाब, तो SRSF की पूरी टीम, हमारे मिस्टर अनमोल लुथरा जी हैं, ही इज़ इनटू हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एंड देन हमारे कंवल जी हैं ट्रस्ट कन्वीनर। तो उन्होंने बड़ा अच्छा इसको जब प्लान किया, तो इसमें हमने मेन जो हमारा मकसद था, पंजाब को फ्लेवर्स के साथ जाना जाता है। इंडिया में हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, फ्लेवर्स है, लेकिन पंजाब का नाम जहाँ आता है तो वो फ्लेवर्स के लिए सबसे पहले आता है। फ्लेवर्स सिर्फ फूड नहीं है, फ्लेवर्स में हर एक वो चीज़ आ जाती है जो उसका कल्चर है, वहाँ के क्लोथ्स हैं, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस है, सब चीज़ें आती है। लेकिन हमने जो फर्स्ट इनिशिएटिव लिया वो था फ्लेवर्स ऑफ पंजाब में फूड इंडस्ट्री के साथ। सो वी इन्वाइटेड फूड मिनिस्टर देयर, एंड देन हमारे डेप्यूटी CM ऑफ द स्टेट एंड शेफ संजीव कपूर, सब जानते हैं उनको। तो बड़ा अच्छा हमने ऐसा इनिशिएटिव था जिसमें फूड के उन रेस्टोरेंट्स को, उन चेन को वहाँ पे बुलाया और ऑनर किया, जिनको आज तक, जैसे आज मैंने पहले बताया कि हाँ, कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको देख के लोग मोटिवेट होते हैं। कुछ पर्सनालिटीज़ को हम वहाँ पे ऐसे ऑनर करते हैं जिन्होंने फ्यूजन भी लाया है और प्लस ऐसी चीज़ें स्टेट्स में लाई हैं जो आज तक, जैसे मैं एक बताना चाहूँगा पैना दा ढाबा के बारे में। परावा दा ढाबा तो सुना था, वो दोनों लेडीज़ ने जब ये स्टार्ट किया तो तब तक इतना नेम नहीं था। SRSF के माध्यम से फ्लेवर्स ऑफ पंजाब में दोनों सिस्टर्स को हमने पैना दा ढाबे को ऑनर किया। पहले भी लाइन्स थी, लेकिन अब उस प्रोग्राम के बाद उस ढाबे में इवन संजीव कपूर स्पेशली विजिटेड देयर, तो वहाँ लाइन्स लगनी शुरू हो गई कि मिनिस्टर आपको ऑनर कर रहे हैं, मस्ट बी अ गुड फूड देयर। एंड देन ऐसे कई रेस्टोरेंट्स को हमने वहाँ पे, एक साग जो हमारा कल्चर का फूड है स्टेट का, वो कैसे बनाया जाता, संजीव कपूर जी ने उसको बड़े अच्छे से एलेबोरेट किया। सो समहाउ ब्रीफ में बताना चाहूँगा तो फ्लेवर्स को पंजाब के, एंड जो लोग फ्लेवर्स को आज भी पंजाब में मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो केसर का ढाबा हो, चाहे वो पैना दा ढाबा हो, उन सबको हमने वहाँ पे उस दिन ऑनर किया। और आगे भी हम ये प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, जल्दी ही इसमें हम और नए फ्लेवर्स ऐड करके लोगों के सामने लेके वही पूछना चाह रही थी कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं इसको लेके। फ्लेवर्स ऑफ पंजाब को लेके मैम हम प्लान कर रहे हैं CM के साथ। हमारे जो अब स्टेट के CM हैं वो हमेशा अपनी स्पीच में बात करते हैं कि हमें रंगला पंजाब बनाना है। जो पंजाब के कलर्स थे वो निकल चुके हैं, वो कलर्स को वापस कैसे लेके आना है। मेरे ख्याल से
अगर हम ये सोचे कि खाली गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी तो स्टेट ऊपर जा सकते, दैट्स इम्पॉसिबल। हम सबको उसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो SRSF एक इनिशिएटिव ले रहा है। दिसंबर में हम अपने CM के साथ ये प्लान करके अपनी गवर्नमेंट के साथ फ्लेवर्स ऑफ पंजाब, रंगला पंजाब का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें हम पंजाब के कल्चर से बनी हुई जुत्तियाँ, हमारे यहाँ की फेमस है पंजाबी जुत्तियाँ, परांदे, फुलकारी, और जो हमारे कल्चर में ऐसी चीज़ें बनती हैं जिनको जो आज हाइड हो चुकी हैं, जो कहीं दिखती नहीं है, मार्केट में कोई पहनना पसंद नहीं करता, जहाँ टेस्ट बदल चुके हैं, वेस्टर्न कल्चर बहुत आ चुका है। आई अंडरस्टैंड, वो भी इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम उनको दोबारा से जीवित कैसे करें, उसके ऊपर एक 2 डेज का फ्लेवर्स ऑफ पंजाब का प्रोग्राम, जिसमें क्लाउड किचन्स, एंड हम इंडिया के सारे बड़े शेफ इसमें इन्वाइट कर रहे हैं। शेफ संजीव कपूर इज ऑलरेडी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। शेफ हरपाल सोखी इसमें साथ में आ रहे हैं। विकास खन्ना जी को हम ऑलरेडी निमंत्रण इस पे दे चुके हैं। सो एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें किचन, फ्लेवर्स, फूड, क्लोथ्स, पंजाब की हर एक चीज़, हर एक वो मोहल्ला बाहर निकल के आएगा जिन्होंने अपने फ्लेवर्स को दबा दिया था, दोबारा फ्लेवर्स एक्टिव होंगे थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, एंड दिस वी आर प्लानिंग इन दिसंबर। बहुत ज़रूरी है पंजाब के फ्लेवर्स को बचाए रखना। और मेडिकल साइंसेज के लिए भी जो आपकी फाउंडेशन काम कर रही है, अब अपकमिंग इवेंट आ रहा है एक पायनियर्स ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहाँ पे आप उनके रिस्पेक्टिव फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको उनकी हौसला अफजाई के लिए काम कर रहे हैं। तो एक सवाल मेरा ये है कि हम जब बचपन में होते थे ना, हमें ऐसे जैसे कि आपने पहले मेंशन भी किया, जब हम कोई अवार्ड दे देते थे, चाहे वो छोटा कंपटीशन का भी कोई एक पेन मिल जाता था, तो हम एक मोटिवेटेड सा फील करते थे। तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, और ये इवेंट के बारे में भी हमें बताएं। हाँ जी, तो हमारे मेडिकल विंग में ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों में हम हेल्प करते हैं अपने जितने भी लोग आते हैं, उसमें हमारे एक जनमेड प्रोजेक्ट्स हैं। एज यू आज मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, उससे पहले पायनियर ऑफ मेडिकल साइंसेस के बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा। सो पायनियर ऑफ मेडिकल साइंसेस जब हमने प्लान किया तो हमने सोचा कि हर कोई डॉक्टर्स को ऑनर करता है टाइम टू टाइम, वी रिस्पेक्ट देम, उनको भगवान का दूसरा नाम माना जाता है, लेकिन उनके पीछे और भी बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको आज तक किसी ने, जिनको अनसीन हीरोज़ का नाम दिया गया है। कोविड एक ऐसी डिसीज़ आई थी जिसमें डॉक्टर्स के साथ साथ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनका रोल ज़्यादा था, और नॉट ओनली कोविड, उससे पहले भी इनका रोल बहुत था, लेकिन आज तक इनको किसी ने ऑनर नहीं किया। इस प्रोग्राम के थ्रू हम उन लोगों को स्पेशली एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लोगों के सामने लेके आ रहे हैं जिनको आज तक किसी ने ऑनर नहीं किया, किसी ने पूछा नहीं। जैसे मॉर्चरीज में काम करने वाले लोग, हमारी नर्सेज, हमारी आशा वर्कर्स। जब किसी को कोविड होता था तो आशा वर्कर्स ही थी जो उनको फतेह किट लेके उनके घर पे जा रही थी। तो आशा वर्कर्स को हम इसमें ऑनर कर रहे हैं, मॉर्चरीज के लोगों को इसमें ऑनर कर रहे हैं। एक गेट कीपर जो व्हील चेयर लेके किसी कोविड पेशेंट को लेके जाता था, उन लोगों को हम इसमें ऑनर कर रहे हैं। नॉट ओनली वो, अगर डॉक्टर्स की बात करें तो हमारे इस प्रोग्राम पे बहुत सारे पद्मश्री डॉक्टर्स जिन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वर्क किया है, स्टेट कंट्री के लिए वर्क किया है, वो इस प्रोग्राम पे आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स मैं बताना चाहूँगा, कुछ हमारे जो स्पीकर्स इसमें आ रहे हैं कनाडा से हैं डॉक्टर योगी अमनदीप, जो वेलनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस के, वो हमारे मेन ज्यूरी हैं। देन डॉक्टर बेहरा इज़ अ पद्मश्री फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 40s में हम करंटली डीन एंड डायरेक्टर हैं, वो हमारे इस प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं। PGI से बहुत रिप्यूटेड डॉक्टर्स, देन सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर्स। सो बहुत सारे ऐसी पर्सनालिटीज़ एक मंच पे इकट्ठी हो रही हैं और अपने आइडिया शेयर करेंगे। हमारे स्टेट के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जोड़ माजरा जी, उन्हीं का ये आइडिया था, प्लानिंग थी, उनकी सपोर्ट से हमने ये प्रोग्राम प्लान किया है, जो 17th ऑफ दिस मंथ सितंबर में हायत में होने जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा मैसेज और हम अपने मेडिकल पिलर को स्ट्रॉन्ग कर सकें, उसके ऊपर हम इस पे वर्क कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पायनियर ऑफ मेडिकल साइंसेस जी। और डॉक्टर साजन, आप 10 साल से ज़्यादा आपको समय हो गया है श्री सत्य साई सेवा फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए, आप उसके बारे में बताएंगे हमें? शायद 10 साल भी कहना कम होगा। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई ज्वाइंड, नॉट ज्वाइंड इज़ अ रॉन्ग वर्ड, मैं बचपन से भगवान को फॉलो कर रहा था। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में गया, लेकिन जब मैं भगवान सत्य साईं बाबा जी के फर्स्ट टाइम दर्शन किए तो वहाँ मैंने देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग वहाँ पे थे, और हर व्यक्ति जो वहाँ पे बात कर रहा था एक ही बात थी कि हमें
ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करना है, कोई रिलीजन नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे इस रिलीजन को फॉलो करने के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। सो वहाँ अपनी लाइफ की जो वैल्यूज़ थी उसके ऊपर एक व्यक्ति को तैयार किया जाता था। तो उनकी ब्लेसिंग से, ग्रेस से बहुत साल मैंने वर्क किया ऑर्गेनाइजेशन में, अभी भी कर रहे हैं। उसमें भी हमें एजुकेशन विंग में हम बाल विकास क्लासेस होते थे, जिसमें बच्चों को संडे टू संडे हम फ्री क्लासेस देते थे। 5 इयर्स मैंने ऑर्गेनाइजेशन में एज ए स्टेट कोऑर्डिनेटर वर्क किया। तो उसमें हम पूरे पंजाब के बच्चों को वैल्यूज़ क्लासेस देते थे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स आज पूरे इंडिया में बाल विकास के कोई IAS ऑफिसर्स हैं, कुछ अच्छे रोल मॉडल्स हैं। इवन अगर आपको सुन के हैरानी होगी कि ऐश्वर्या राय बच्चन, ये भी हमारी ही क्लासेस की बाल विकास की स्टूडेंट है, जो आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं। रतन टाटा हैं, इसके अलावा और भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिसमें हमारा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है। तो सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन 130 से ज़्यादा कंट्रीज़ में वर्क कर रही है। आई एम लकी, आई फील प्रिविलेज एंड ब्लेसिंग कि मुझे भी उसमें काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। जी, आपको 2012 में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। राइट। तो जी मतलब 2012 में, यस, विद हिज ब्लेसिंग्स ओनली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। अवार्ड्स रिकॉग्निशन एज वी ऑलरेडी मेंशन्ड आपको मोटिवेट करती रहती है, तो कई बार भूल जाता है कि कौन कौन सा अवार्ड मिला था। इतनी छोटी एज में भगवान ने ब्लेसिंग्स दी, तो उसमें भी मुझे बिकॉज ऑफ सर्विसेज के लिए गवर्नर की तरफ से सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन में ही ये अवार्ड दिया गया। और बेस्ट सर्विसेज जो हमने एजुकेशन विंग में उस टाइम पे की थी। मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि आपने कहा इतने सारे अवार्ड्स आते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन आपको अपना पहला अवार्ड याद होगा जिंदगी का, जो सबसे पहला अवार्ड कब मिला था? 2007 में। आज मुझे आपने पूछा तो मुझे डेट भी याद है सच। 27 दिसंबर 2007 एजुकेशन मिनिस्टर थे उपिंदरजीत कौर, तो और साथ में चीफ गेस्ट थे हंसराज हंस। तो साईदास मेमोरियल स्कूल में एक प्रोग्राम था जलंधर में, तो वो प्रोग्राम था साइंस फेयर जो होते हैं, तो उसमें मैंने एक मॉडल बनाया था। आई वॉज इन दैट टाइम 8th क्लास में। तो शायद कहीं ऑडियंस को ये ना लगे कि मैं बहुत अवार्ड्स ले लिए तो एज ज़्यादा है, बट बचपन से इन चीज़ों में जब भगवान ने ब्लेसिंग्स दी तो मुझे साइंस में मैंने एक जीरो फाइटिंग प्लांट्स के ऊपर मॉडल बनाया जो आगे जापान में सिलेक्ट हुआ। Dr. Sajan, the art of influencing people and that too in a positive way, it is and another thing जो आप बहुत बखूबी तरह से करते हैं। पिछले 7 सालों में आप 1000 से ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीचेस दे चुके हैं, वो भी वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में। तो ये जो सफ़र था, ये जो प्रतिभा थी खुद की, वो आपने कब पहचानी? अगर आप ये बोल रहे हो कि कब पहचानी, तो मैं उसको बेस को फिर लेके चलता हूँ अपने स्कूल टाइम में। मैंने अपने स्कूल से अपने बाल विकास गुरु मिसेस मृदुला भारद्वाज, उनसे बहुत कुछ सीखा। मेरे बाल विकास टीचर थे, स्कूल प्रिंसिपल थे। जब मैंने स्कूल में 6th क्लास में था तो हाउसेस होते थे स्कूल में, तो मेरी हाइट बहुत छोटी थी, तो आई वॉज बिलोंग्स टू द गांधी हाउस, सब हाउसेस थे ऐसे। तो मेरे जो टीचर थे वो मुझे हमेशा टॉक के लिए ऊपर भेज देते थे, तो मैं डाइस में नज़र नहीं आता था, पोडियम बड़े होते थे। तो मैंने अपने प्रिंसिपल को कहा कि हमारे लिए एक स्पेशल पोडियम बनाया जाए, जहाँ स्कूल के टीचर्स भी वहीं पे खड़े होते हैं, स्टूडेंट भी वहीं पे खड़े होते हैं। एक पोडियम का साइज होना चाहिए जहाँ उस पर स्टेप्स होने चाहिए। तो स्पेशली मेरे लिए स्कूल में वो वुडन के स्टेप्स बनाए गए ताकि वो नज़र आ जाए स्टूडेंट्स। तो उसके बाद मतलब माइक तक पहुँच ही नहीं पाते थे। तो 3-4 बार ऐसे हुआ कि स्पीच करनी नहीं आती थी, हुटिंग भी होनी शुरू हो जाती थी मेरे। लेकिन जो इंचार्ज थे गांधी हाउस के उस टाइम पे, आई स्टिल रिमेंबर, प्रभा मैम मेरे टीचर थे हिंदी के, तो उन्होंने 3-4 बार ऐसे हुआ कि मेरी स्पीच में मुझे कभी कोई प्राइज़ नहीं मिला, मतलब हमेशा मैं लास्ट आता रहा। मैंने मैम को कहा, मैम मैं हाउस को हमेशा कम पॉइंट्स दिलवा रहा हूँ, आप मुझे बार बार क्यों भेज रहे हैं? कहते नहीं साजन बेटा, एक दिन वो आएगा। मैं क्या मैम नहीं, मैं अपने हाउस को नहीं गिरा सकता। तो एक दिन आया कि उन्होंने कहा कि साजन आप इस टॉपिक पे बोलोगे। मैंने बड़ी प्रिपरेशन की और विद द ब्लेसिंग्स ऑफ भगवान एक अपॉर्चुनिटी मिली कि बोलता रहा स्टेज पे, एंड स्पीच हुई, शहीद भगत सिंह जी के बारे में बताया, एंड दैट डे आई गॉट फर्स्ट अवार्ड। कितने ही गिनने के बाद जब वो अवार्ड मिला कि इतनी ज़्यादा क्लैपिंग्स हुई उस प्रेयर हॉल में, एंड बस उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया कि अब बोलना है। फिर एक बार कहीं सुन लिया कि लक्ष्मी जो है, सरस्वती है आपकी जुबान पे एक टाइम पे बैठती है, तो इसलिए सोच लिया कि बोलना ज़्यादा है, पता नहीं किस टाइम पे अच्छा बोलना है।
आपकी जीभ एक ऐसी चीज है जो आपको गिरा भी सकती है, इसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन एक इतनी स्ट्रांग चीज है आपको ऊपर भी उठा सकती है। आपके फाउंडेशन के कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या कोई अल्टीमेट गोल है तो वो शेयर करें। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए मैं अगर बात करूं तो हमने ऑलरेडी एजुकेशन, मेडिकल और सर्विस विंग पे वर्क किया है। हम एक बॉर्डरिंग स्टेट में रह रहे हैं, तो दिन ब दिन हमें कश्मीर, पंजाब से बड़ी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है कि यहाँ पे आज ये फौजी को मार दिया गया, आज यहाँ पे टेररिस्ट का अटैक हो गया। बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं, ऐसे सोल्जर्स हैं जो सब सर्व कर रहे हैं कंट्री को, जो चाहे एक बिजनेसमैन है, चाहे कोई स्टूडेंट है, वो अपनी कंट्री के लिए वर्क कर रहे हैं। सोल्जर भी कंट्री के लिए वर्क कर रहे हैं। सो ऐसे अनसिन हीरोज़ को, प्लस जो हमारी सिक्योरिटीज़ का ध्यान रखते हैं, आर्मी जो है हमारी, उन सब के लिए हम प्लान कर रहे हैं एक प्रोग्राम SRSF की तरफ से कि हम उनको, उनकी स्टोरीज़ को, कैसे वो वहाँ पे रहते हैं, कई बार खाना नहीं भी मिलता फिर भी अपना टाइम निकालते हैं, टाइम गुजारते हैं, बॉर्डर्स पे कैसे रहते हैं, उन लोगों को हम ऑनर कर सकें। प्लस कुछ ऐसे लोगों को, लॉयर्स जो हैं, जो ऐसी लाइन थी, बहुत रिप्यूटेड लाइन है, लेकिन आज तक लॉयर्स को किसी ने ऑनर नहीं किया और ना ही किसी ने डिफेंस को ऑनर किया। हाँ, कुछ प्लेटफॉर्म्स होंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आज तक नहीं हुए। हम इसके ऊपर भी प्लान कर रहे हैं। जल्दी ही हम इन 2 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, डिफेंस एंड एडवोकेट्स के ऊपर, हम लॉ के ऊपर वर्क करेंगे। जी, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ एक सवाल या एक मैसेज या टिप देना चाहेंगे उन लोगों को जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि कैसे हेल्प करें या अपना जो कंट्रीब्यूशन कैसे करें। कई बार हम वेट करते हैं कि कोई अच्छा लोग आएंगे, जहाँ कोई मोटिवेशनल बंदा आएगा, मुझे सिखा के जाएगा। हम सब पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो मैं गुरु गोबिंद सिंह जी की एक बात से ही बात रखूंगा। जब 5 ककाड़ दिए गए थे तो उसमें एक ककाड़ था कड़ा। तो कड़े का मतलब था कि जब भी आप युद्ध में गिरोगे तो कड़ा क्या करता है, बार बार आप नीचे करते हैं तो इसको आप उठा के ऊपर करते हैं। सो गुरु जी ने कहा कि जब भी आप युद्ध में गिरोगे, इस कड़े से मोटिवेशन लेनी है कि कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट करने नहीं आ रहा, आपको खुद, अगर आप गिर रहे हो तो खुद ही उठना है। सो आज मैं अपनी सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहूँगा, अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को, अपने नेशन को, अपनी स्टेट को, कि इस कड़े से हमने ये सीखना है कि सेल्फ मोटिवेशन, खुद खड़े होना है। जितनी बार भी गिरे तो हम बार बार अपने कड़े को खुद उठाते हैं। सो ऐसे ही हमें अपने आप को खुद मोटिवेट करना है। अच्छे लोग नहीं ढूंढने हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति आएगा मुझे सिखा के जाएगा। विवेकानंदा जी के वर्ड्स याद आ रहे हैं मुझे, अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। सो हमें इस वे से चलना है कि खुद ही अपने आप को अच्छा बनाना है और परफेक्ट बनाना है, ड्यूटी, डिसिप्लिन, डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन के साथ। अगर हम इन 5 Ds के ऊपर वर्क करें, शायद आपको लगेगा कि मैं इस एज में ये बोरिंग वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, बट आई थिंक अगर हम इनको रियल लाइफ में लेके आ जाएं तो बड़ी स्मूथ लाइफ हो जाएगी, रिस्पेक्टफुल लाइफ हो जाएगी। जब कोई व्यक्ति आपको ये बोलता है, पहले सिर्फ वुमेन के लिए यूज़ होता था आफ्टर यू, आज के टाइम में रिस्पेक्ट है। जब आपको कोई गेट ओपन करके बोलता है आफ्टर यू, उसको सुन के बड़ा अच्छा लगता है। विद दीज वर्ड्स आई विल कंक्लूड कि हमें बस इन्हीं वैल्यूज़ के साथ, ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ लाइफ जीनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मैंने इसी इंटरेक्शन में बहुत कुछ सीख लिया आपसे। So thank you so much. Thank you so much, and once again I thanks to Balle Bolly as well as for giving this opportunity, and I hope कि in future में हम और इस वे से SRSF के साथ और प्लस जो मैसेज है अच्छे लोगों का आप पहुंचा रहे हो हर जगह पे 1 to 1 और पूरे नेशन तक, वो ऐसे बढ़ता रहे। And I thanks to full team of your Balle Bolly and honors of Balle Bolly. Thank you once again. Thank you very much. Thank you, ma'am.